तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग जो है वो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग इन चीजों के बारे में आई थिंक बात कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ यही बात कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट हमने वो डिस्क और वो स्फेरिकल वाला कंपेयर कर लिया था, डिस्क और स्फेयर वाला कंपेयर कर लिया था हम लोगों ने। ओके, तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखिए बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो हमें रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग है, इसको हम रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये हमें रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। यहाँ पर थीटा जो है वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं ठंडा होने की रेट, यानी कि सिस्टम के ठंडा होने की रेट जो है वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए हमारे पास एक चाय का कप है, उसका टेम्परेचर जो है मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। गर्मियों में देखें तो गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर जो है मान लेते हैं हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सर्दियों में यही जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो देखो डिफरेंस ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है, गर्मियों में या सर्दियों में, सर्दियों में। तो अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के ठंडा होने की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल लॉजिकल सी बात है कि जो कप है चाय का वो जल्दी कहाँ ठंडा होता है, सर्दियों में या गर्मियों में, तो सर्दियों में। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, जो रेट ऑफ कूलिंग है हमने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था कि इसको हम लोग dt बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बताया था। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, आपको याद नहीं है तो फिर भी मैं दोबारा याद दिलाता हूं। dt बाई dt, ये ऊपर वाला dt क्या दिखा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। नीचे वाला dt क्या दिखा रहा है, चेंज इन टाइम, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये dt क्या है, ये dt मुझे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर में डिफरेंस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले पहले 60 था, 60 से 50 हो गया, तो ये dt क्या दिखा रहा है, 60 माइनस 50। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, थीटा माइनस थीटा नॉट क्या है, ये ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 50 और सराउंडिंग का है 20, तो वो 50 माइनस 20 है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। ओके, यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन क्या इंटरप्रेट करता है कि जैसे जैसे आप कूलिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये dt क्या आएगा, dt नेगेटिव आएगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। ओके, अब न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। क्या बनेगा आपके पास, आर सी बराबर के थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पर क्या चल रही है, dt बाय dt, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता दूं, ये dt क्या है, ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर में डिफरेंस, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस। अब ध्यान से देखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर थीटा 1 था, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया इन टाइम t, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट। तो मैं क्या करूंगा, देखो ऑब्जेक्ट का पहले टेम्परेचर थीटा 1 था, बाद में थीटा हो गया, थीटा 2 हो गया, तो चेंज कितना आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। तो माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टी। अच्छा टेक्निकली बड़ा कौन है, थीटा 1 के थीटा 2, बोलना समझ में आता है, इक्वल्स टू के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, थीटा किसका टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट का। अब दिमाग में आएगा सर ऑब्जेक्ट के तो यहाँ पे दो टेम्परेचर है, एक थीटा 1 भी है एक थीटा 2 भी है, तो कौन सा रखोगे। देखो यार भाई, जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे फिजिक्स में कर रहे हो चाहे केमिस्ट्री में कर रहे हो, हमारे पास किसी टर्म की मल्टीपल वैल्यूज हैं, कोई भी एक टर्म है उसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो अगर हमें उसका सिंगल आंसर देना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास किसी भी टर्म की मल्टीपल वैल्यूज हो और अगर आपको उसका सिंगल आंसर देना हो तो हमेशा और हमेशा हम उसका क्या निकालेंगे, एवरेज, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक टर्म है, उसकी 3 4 5 वैल्यू है, और अगर आपको उसका सिंगल आंसर देना हो तो हमेशा और हमेशा क्या निकालते हैं, उसका एवरेज, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर की दो वैल्यू है, तो मैं क्या लिखूंगा, उसका एवरेज, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2 माइनस का थीटा नॉट, ठीक है। अब देख मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ध्यान से देखें क्या बनेगा आपके पास, कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय टी बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2 माइनस का थीटा नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर टेम्परेचर किस पे रखेंगे, सेंटीग्रेड में या केल्विन में। तो देखो
कि बेसिकली ये जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। डिफरेंस सेंटीग्रेड में रखें या केल्विन में, दोनों अलग अलग बात या एक ही बात? ओके, ये क्या है, दो टेम्परेचर को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद नया भी क्या आएगा, एक टेम्परेचर। टेम्परेचर को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर डिवाइड बाय 2 टेम्परेचर। टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, क्या फिर से डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या यार? डिफरेंस चाहे सेंटीग्रेड में रखें या केल्विन में, दोनों क्या होगा, एक ही बात होगी। तो बेसिकली हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में पुटअप कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, इस पर न्यूमेरिकल सवाल कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको थीटा 1 देगा, थीटा 2 देगा, टाइम देगा, आपसे थीटा 0 पूछ लेगा। या फिर आपको थीटा 1 देगा, टाइम देगा, थीटा 0 देगा, आपसे थीटा 2 पूछ लेगा। या फिर थीटा 1 देगा, थीटा 2 देगा, थीटा 0 देगा, आपसे टाइम पूछ लेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ये होते हैं न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल सवाल मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं इस पे एनालिटिकल सवाल बताता हूँ कि यार मान लो कि ये ना लैंग्वेज में उसको अगर सवाल पूछने हो तो कैसे सवाल पूछ सकता है आपसे। ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली दो केस है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहां पर, देखिएगा कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है पहले T1 था, T1 से T2 हो गया इन टाइम स्मॉल t1, T2 से T3 हो गया इन टाइम स्मॉल t2, और T3 से T4 हो गया इन टाइम स्मॉल t3। हम किसकी बात कर रहे हैं, हीटिंग की या कूलिंग की? तो कूलिंग की। तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बोलो यार। ओके, तो केस 1 है मेरे पास। केस 1 क्या है, ध्यान से सुनिए। केस 1 कहता है कि यार इफ T1 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T3 बराबर T3 माइनस T4, अगर ये डिफरेंस टेम्परेचर बराबर है तब वो कंपेयर करना है T1, T2 और T3, इनमें से कौन सा टाइम बड़ा है, कौन सा टाइम छोटा है, या तीनों बराबर है। इट्स लाइक ये आपको बताना है। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू मान लेता हूँ। मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट का ये टेम्परेचर है 70, ये है 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 50 और ये 40, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं, सपोज करो कि 20। तो देखो भाई, 70 माइनस 20 50, 60 माइनस 20 40, 50 माइनस 20 30, 40 माइनस 20 20। सर क्या करके बता रहे हो, सब्ट्रैक्ट करके बता रहा हूं। सर क्यों? देखो यार, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप T1 से T4 आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो यार। अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है, वो कम होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली अगर ये वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, मतलब मुझे इस रेशो क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये ऊपर वाला dt क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर में डिफरेंस। ये कांस्टेंट है, आप देख लो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो मुझे इस रेशो को कम करना है। इस रेशो को कम करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, तो इस रेशो को कम करना है, तो डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? तो मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, T3, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कम करते हैं तो आपको सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए बाद में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस जो है वो 10 मिनट में आ रहा था, तो उसके बाद 12 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर 15 मिनट लगेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यार? क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। अब दूसरी बात सुन, दूसरी बात यहां पर मैंने बोल दिया इफ T1 बराबर T2 बराबर T3, अगर ये टाइम इंटरवल बराबर हो जाए तब क्या होगा, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T4। आपको ये बताना है इनके साथ क्या होगा। तो भैया यहां पर फिर से वही बात है कि देख, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं T1 से T4 की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो ना यार। कम हो रहा है, ये डिफरेंस कम हो रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, कम होगी। अब अपने किसको कांस्टेंट किया है, टाइम को, तो बताओ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा भैया। आपको ये रेशो कम करना है। कम करना है तो लाइक कैसे कम कर सकते हो, या तो टाइम को बढ़ा दो या टेम्परेचर डिफरेंस को कम कर दो। टाइम तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि देख मैंने बोल दिया T1 बराबर T2 बराबर T3, तो टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा? क्या तुम समझ पा रहे हो क्या यार? तो वो क्या होगा, कम होगा। या सबसे बड़ा होगा ये वाला, फिर ये वाला। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इट्स समथिंग लाइक कि मैंने आपको पहले समझाया ना कि मान लो पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस 10 मिनट में आ रहा है,
अब आपको 12 मिनट खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर आपको 15 मिनट खर्च करने पड़ रहे हैं। कोई कहेगा नहीं मैं तो टाइम 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट दूंगा। तो भाई पहले अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया था तो अब 10 आएगा, 10 से ज्यादा आएगा, 10 से कम आएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है? तो 10 से कम आ रहा है ना भाई, और फिर बाद में और कम आ रहा है। ठीक, तो इट्स लाइक हम इस पे ऐसे एनालिटिकल सवाल कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे यार, वैल्यू पुटअप कर करा करके, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं इसमें। तो ये देख लीजिए प्लीज। ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए प्लीज, अगर नहीं लिखा हो तो लिखा हो तो अच्छी बात है। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हटा दें इसको। ओके, अब नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बन सकता है कि बेसिकली यहाँ पर दो ग्राफ बनते हैं। ग्राफ आपको एज इट इज याद ही रखने, क्योंकि पेपर में अगर ग्राफ बनाने को आएगा तो हम उसका डेरिवेशन करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ग्राफ पे टिक करेंगे। तो लाइक दो ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है। पहला ग्राफ है लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो ग्राफ रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक, और दूसरा ग्राफ है आपके पास, यहाँ पे लिख दिया टाइम और यहाँ पे लिख दिया थीटा, मतलब ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और टाइम के बीच में। तो ग्राफ रहता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कूलिंग की बात कर रहे हैं। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है, मैथमेटिकली आता है ये ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ठंडा करते जाए तो इनफाइनाइट टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो कम होते होते सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इट एम्प्लाइज कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग से कम नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट का जो लीस्ट टेम्परेचर है वो किसके बराबर होगा, सराउंडिंग के बराबर होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ऐसे मान लो यहाँ पर वो चाय का कप रखा हुआ है, इस कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, 20 से कम नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक, बेसिकली ये ग्राफ है, हमें मैथमेटिकल प्रूफ रिक्वायर्ड जरूर नहीं है, आप डायरेक्ट इसको टिक करेंगे, आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट सवाल है इसके ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज में सवाल है, एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, तो ये बेसिकली दो ग्राफ है। अब यार मेरी बात सुनो, देखो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग के लिए मैंने तुम्हें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिखवा दिया अभी। ठीक है, और रेट ऑफ कूलिंग के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखा था, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 अपॉन रो वी सी। कुछ याद आता है आप लोग को? वो भी तो रेट ऑफ कूलिंग ही था ना। तो फिर किसी के दिमाग में सवाल आता है, सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या ये वाला? ठीक है, तो भाई उसका सीधा सा जवाब है, अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑर्डर का हो, मतलब लाइक 35 से या तो कम हो या उसके आसपास हो। आसपास का मतलब क्या होता है, 40-45 तक चलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा डिफरेंस है तो इन दैट केस हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे, और अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो फिर हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो कल पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 900 केल्विन और सराउंडिंग का टेम्परेचर 200 केल्विन, तो क्या अप्लाई करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? स्टीफन्स लॉ। और अगर मान ले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है मान ले 70 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग का टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या अप्लाई करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में वो बता भी देता है आपको कि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है, तो आप समझ जाएंगे वहां पे। ठीक है, और वैसे मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो जहाँ पे कॉम्प्लिकेट डेटा हो, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मत समझ जाना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो लाइक 313 केल्विन, और वहां पर हम लोग टेम्परेचर की पावर 4 लिखते हैं, 313 की पावर 4। अब एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि तुमसे जो है वो ऐसे इतने बड़े बड़े टेम्परेचर की पावर 4 लिखवाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जहां पे ऐसे हो 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आप इसमें देखो, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 127 400 केल्विन, 927 1200 केल्विन। तो लाइक यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सीधी दिखाई दे रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, फील ले रहे हैं इस बात का? तो लाइक डेटा से समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हमको ये ध्यान रखना है कि अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑर्डर का हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अदरवाइज जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है।
ठीक है। अच्छा, ग्राफ से पहले हम लोग एक लॉ पढ़ लेते हैं, लॉ बता देता हूं आपको पहले। किरचॉफ लॉ, ध्यान से सुनिएगा, किरचॉफ लॉ में क्या बोल रहा है, ठीक है। सब लोग इंटेलिजेंट लोग इधर देखेंगे भैया। किरचॉफ लॉ में क्या कहता है, किरचॉफ लॉ कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर याद है, बोलो ना यार। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी या एमिट करने की कैपेबिलिटी। ओके, स्पेक्ट्रल वर्ड जोड़ दिया, मतलब वेवलेंथ रेंज क्या होगी, इनफाइनाइट या फाइनाइट। गुड। बोलता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बराबर है। किसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर। सर बराबर है तो हम क्या करें अब, ठीक है, इस लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, देख सिग्निफिकेंस सुन इसका। देख मैंने यहाँ पे लिखा ई लेमडा अपॉन ए लेमडा बराबर क्या है, कांस्टेंट। यहां से देख ई लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू ए लेमडा। ध्यान तो सुनियो भाई, यहाँ पर मुझे पता है कि जब मैं प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं, तो भैया कल को अगर कांस्टेंट मैं हटाऊंगा तो प्रपोर्शनलिटी का साइन लगाना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, दोबारा, अगर प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, मैं कांस्टेंट को हटा रहा हूं तो प्रोपोर्शनलिटी लगा दूंगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा। क्या आप पूरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार। ई लेमडा का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ए लेमडा का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, एक बार के लिए स्पेक्ट्रल को भूल जा, मतलब एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर। तो जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी उसकी एमिसिव पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी। एमिसिव पावर का मतलब क्या है, एमिट करने की कैपेबिलिटी। बोले तो जिसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी उसी की एमिट करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, ये किरचॉफ लॉ है। अब यार इससे फायदा क्या क्या होता है, मतलब यार इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि जो डेजर्ट एरिया होता है, जो रेगिस्तान होते हैं, वहां पे दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, पता है आप लोगों को, ठीक है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम डेजर्ट एरिया में जाएं तो जो रेत होती है, रेत वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होती है। तो क्या करता है, वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, ठीक। अब जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी होगा, तो रात के समय जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सब अपनी सारी एब्जॉर्ब करी हुई हीट को एमिट कर देता है। दैट इज वाई दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। दूसरा एग्जांपल सुने, जो स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस क्या होती है, अच्छा रिफ्लेक्टर होती है, बता रहा आप लोग को। स्मूथ सरफेस अच्छा रिफ्लेक्टर होती है, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्टर है मतलब एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बता एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक स्मूथ सरफेस एक बुरा एब्जॉर्बर है, बुरा एब्जॉर्बर है तो बुरा ही इमिटर होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है। तो स्मूथ सरफेस क्या होती है, बुरा एब्जॉर्बर होती है, बुरा इमिटर होती है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सुनो। तुमने देखा होगा कि अब लोग क्या करते हैं, जो अपने घर की रूफ टॉप होती है, रूफ टॉप मतलब ये नहीं, रूफ टॉप, इसको सीलिंग बोलते हैं। रूफ टॉप समझ रहे ना आप लोग। रूफ टॉप पे लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्बल करवाते हैं या लोग टाइल्स लगवाते हैं या फ्लोरिंग करवाते हैं, देखा आप लोगों ने। अरे ऐसे क्या कर रहे हो यार। कभी कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो, ऊपर रूफ टॉप टाइप, छोड़ो, लेट इट बी। सुनो भाई, तो क्या होता है कि अब लोग ऐसा कराते हैं, ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना, मतलब आप कभी नोटिस करना जब कभी रूफ टॉप कभी हो तो उसमें क्या होता है, लोग फ्लोरिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, इसका कारण सुन लो, ठीक है। होता क्या है कि हम जब उस पर फ्लोरिंग करवा रहे हैं, फ्लोरिंग करवाने का मतलब क्या होता है कि ना, जैसे मान लीजिए हम सरफेस की स्मूथनेस बढ़ा रहे हैं। भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं छत की बात कर रहा हूं, मैं जहां पे खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं अपन। गुड। तो बेसिकली वो क्या है कि उस रूफ टॉप पे लोग फ्लोरिंग करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं कि यार वो सरफेस की स्मूथनेस बढ़ा रहे हैं। सरफेस की स्मूथनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो स्मूथ सरफेस अच्छा रिफ्लेक्टर होगी, मतलब सनरेज जब आएंगी तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारी जो छत का टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम बढ़ेगा। जैसे आपने देखा हो कि अगर मान लो किसी के 2 फ्लोर का मकान है तो जो ऊपर वाला फ्लोर होता है वो रिलेटिवली गर्म रहता है, इतना तो फील करते हो ना यार। और नीचे वाला फ्लोर रिलेटिवली ठंडा रहता है। क्यों, क्योंकि भैया ऊपर वाली फ्लोर जो है उसके जस्ट ऊपर छत होती है, तो सनराइज आती है, वो छत उसको एब्जॉर्ब करती है और हमारे जो ऊपर वाला रूम है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हुआ क्या, मान लो अपन ने ऊपर मार्बल करा रखा है तो स्मूथ सरफेस क्या होगी, अच्छा रिफ्लेक्टर होगी।
रिफ्लेक्टर होगी मतलब वो उन सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो अपने ऊपर वाले कमरे का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम बढ़ेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब अपना घर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, ठीक। अब और सुनिएगा कि यार जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक व्हाइट प्लेट है, ठीक है, एक व्हाइट प्लेट है। हाँ बेटा बाद में, अभी इधर देख ले, वो प्लानिंग भी करने लग गया कि अपन मान ले एक व्हाइट प्लेट है, उससे अपन ने एक ब्लैक स्पॉट बना दिया, ठीक है, एक व्हाइट प्लेट है उसको एक ऊपर एक ब्लैक स्पॉट बना दिया। अब क्या हुआ कि मैं इसको हीट अप कर रहा हूं, तो मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो बताओ ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा, व्हाइट प्लेट या ब्लैक स्पॉट? ब्लैक स्पॉट, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो इसको कूल करने के लिए मैंने एक ठंडे रूम में प्लेस कर दिया, ठीक है, एक ठंडे रूम में रख दिया, तो ज्यादा इमिट कौन करेगा? जिसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। ज्यादा एब्जॉर्ब किसने किया है, व्हाइट प्लेट ने या ब्लैक स्पॉट ने? तो बेसिकली ब्लैक स्पॉट जो होगा वो ज्यादा चमकेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, ठीक है। इसको अपन ने नाम दिया ये मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये स्मूथ ब्लैक है, ठीक है, ये रफ ब्लैक है, और ये क्या है, मान ले ग्रे है। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि बताओ इन सब में सबसे अच्छा एमिटर कौन है? सबसे अच्छा एमिटर कौन होगा? जो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होगा। अब देख सर, पहला वाला ब्लैक है, ओके, बट स्मूथ है। स्मूथ क्या होता है? अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो रिफ्लेक्टर अच्छा मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट भी नहीं करेगा। ग्रे पिक्चर में नहीं है, ठीक है। रफ ब्लैक इज लाइक ब्लैक तो है बट रफ भी है, रफ है इसलिए अच्छा एब्जॉर्ब करेगा तो अच्छा एमिट भी करेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? तो ये कुछ छोटे छोटे से एप्लीकेशन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। वो ग्राफ क्या है, उसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। बेसिकली यहाँ पर एक ग्राफ है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस ग्राफ के बेसिस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं हम लोग उनको स्टडी करेंगे। तो ग्राफ क्या है यहाँ पर, यहां पर हम लोग ने एक एक्सिस पे लिखा लेमडा और एक एक्सिस पे लिखा ई लेमडा। बेसिकली ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, मतलब ये ग्राफ जो है मैं आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राफ है। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली यहां पर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे लेमडा लिखा हुआ है, तो ये कोई एक लेमडा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल एमएसए पार है वो क्या है, मैक्सिमम है। इसको मैं बोलता हूं लेमडा एम। ये लेमडा एम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वेवलेंथ मैक्सिमम है। इस लेमडा एम का मतलब है कि दैट इज व्हाट, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? दैट इज व्हाट, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, इसको हम बोलते हैं लेमडा एम। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर जो है लेमडा एम का मतलब फिर बता दूं कि ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन। अब जब मैं बचपन में बेसिक मैथ्स पढ़ रहा था तो बेसिक मैथ्स में मुझे बताया गया था इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? मैं याद दिलाता हूँ। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ द ग्राफ। कुछ याद है आप लोग को? ओके, एरिया कैसे लिखते हैं मैं वो भी याद दिलाता हूँ आपको। एरिया कैसे लिखा जाता है, एरिया लिखा जाता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। एक वाई एक्सिस पे कौन लिखा हुआ है, ई के ई लेमडा, ई लेमडा। एक्स पे कौन लिखा हुआ है, लेमडा, तो ई लेमडा डी लेमडा। ये ग्राफ कहां से कहां जा रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। अरे जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ई लेमडा डी लेमडा, इसको तो हम क्या एमएसए पार बोलते हैं क्या यार? याद करो, स्पेक्ट्रल एमएसए पार का मतलब क्या होता है, रेंज है लेमडा 1 से लेमडा 2। अगर लेमडा 1 को जीरो कर दिया, लेमडा 2 को इन्फिनिटी कर दिया, तो क्या टोटल एमएसए पार बन जाता है क्या यार? ओके, तो ये तो क्या बन गया, टोटल एमएसए पार। यार हम कर्व किसके लिए पढ़ रहे थे, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। आइडियल ब्लैक बॉडी की जो एमएसए पार होती है वो कितनी होती है, सिग्मा टी की पावर 4। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? स्टीफन्स लॉ याद आ रहा है क्या? दैट इज व्हाट, सिग्मा टी की पावर 4। ध्यान से देखें, टी की पावर 4, ध्यान से देखें कि यार एक तरफ तो ये टर्म एरिया के इक्वल है और एक तरफ ये टर्म जो है वो सिग्मा टी की पावर 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये जो एरिया है क्या वो सिग्मा टी की पावर 4 के इक्वल है क्या, हो जाएगा क्या यार?
यानी इसका मतलब इस ग्राफ का जो एरिया है, दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अपने मॉड्यूल के एक्सरसाइज 3 में एक सवाल है, उसमें यहाँ पर दो ग्राफ बना के दिखे हुए हैं। बोला है एक ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक ग्राफ के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 627 डिग्री सेंटीग्रेड है। बोलता है दोनों के एरिया का रेशो बताओ। तो एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। और ध्यान रखना है टेम्परेचर किस में लेंगे, सेंटीग्रेड या केल्विन? केल्विन, केल्विन में लेंगे। अपन ने इस फॉर्मूला में केल्विन में लिया था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इस ग्राफ से और क्या ऑब्जर्वेशन निकलते हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो मान लीजिए कि मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, बेसिकली इस ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग ये जो ई लैम्डा मैक्सिमम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 5, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने मान ले इनिशियली एक टेम्परेचर लिया T1, तो ग्राफ मिला ऐसा, ठीक है। T1 मुझे पता है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना, तो T1 मुझे पता है, तो T1 टेम्परेचर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ बना ऐसा। फिर मैंने T2 ग्राफ बनाया तो T2 बना ऐसा, ठीक है। T2 भी मुझे पता है। यहां पर T2 जो था वो T1 से क्या था, कम था, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो मुझे पता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। अब देख, एक्सपेरिमेंट से दो ग्राफ मिले, अब इनसे क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा, ध्यान से सुनना। बेसिकली मैंने देखा ये इसका लेमडा M1, ये इसका लेमडा M2। यार एक बात बता, लेमडा M1 और लेमडा M2 इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1 के 2? बोलना यार। तो यार लेमडा M2 जो है वो लेमडा M1 से क्या है, बड़ा है। और वो टेम्परेचर देख, टेम्परेचर कौन बड़ा था, T1 या T2? T1। क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? ये तो भाई मुझे पता था ना, मैंने टेम्परेचर लिया, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे एक ग्राफ मिले, तो मुझे दिखाई दिया कि भाई जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग इमिशन, या मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। यानी कि जो वेवलेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या यार? तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि लेमडा एम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन decreases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, ठीक है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं वीन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, वीन्स लॉ, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कांस्टेंट क्या लगता है, लेमडा एम, ओके। लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट लगा दिया, लेमडा एम बराबर बी बाय टी। इस बी को हम लोग बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। इस बी की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, बी इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। कभी कभी हम इसको जो है वो 3 भी मान लेते हैं हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से, इस पर सवाल कैसे बनता है, ठीक है। देखो, जैसे बी तो कांस्टेंट है, अगर लेमडा एम बदलेगा तो किसकी वजह से बदलेगा, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। तो मैंने यहां पे लिखा लेमडा M1 बराबर बी अपॉन क्या लिखूंगा, T1, क्योंकि अगर ये T1 था तो ये लेमडा M1 था, बी तो कांस्टेंट है ना भाई। फिर मैंने लिखा लेमडा M2, तो बराबर क्या लिखूंगा, बी अपॉन T2, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल रहा है, बी तो कांस्टेंट है, तो अगर लेमडा एम बदल रहा है तो टेम्परेचर की वजह से बदल रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? अब क्वेश्चन मुझे बोलता है कि भाई साहब डेल्टा लेमडा एम कितना हो जाएगा, लेमडा M2 माइनस लेमडा M1 बराबर बी अपॉन T2 माइनस बी अपॉन T1 बराबर बी 1/T2 माइनस 1/T1। सवाल क्या बोलता है, सवाल को पता है कि तुम्हें अगर लेमडा एम दिया जाए और तुम्हें बी पता है तो तुम टी आराम से निकाल सकते हो। तो वो ये नहीं पूछता तुमसे, वो क्या पूछता है, बोलता है भाई साहब डिफरेंस इन वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन। डिफरेंस, डिफरेंस इन वेवलेंथ का मतलब क्या बोल रहा है, लेमडा एम या डेल्टा लेमडा एम? डेल्टा लेमडा एम की वैल्यू देगा, बी तुम जानते हो, एक टेम्परेचर देगा दूसरा पूछ लेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या यार? इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उसको पता ना टी देगा तो तुम लेमडा एम निकाल ही लोगे।
लैम्डा एम निकालो, तुम टी निकाल ही लोगे, ठीक है, तो वो तुमसे ऐसे पूछेगा, ठीक। तो डिफरेंस देगा तो तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। अपने मॉड्यूल में ऐसे सवाल था एक पहले, ठीक है, अभी शायद है या नहीं है देख लेना, पर ऐसे था पहले, यहाँ पे डेल्टा लैम्डा एम दिया हुआ था, T1 दिया हुआ था, आपसे T2 पूछा है, ये सवाल पहले एक बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देख एक सवाल तो कैसे बना, ये बेसिकली स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चल रहा है। एक सवाल तो तेरे को बताया एरिया के ऊपर, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर की पावर 4। दूसरा सवाल तेरे को बताया चेंज इन वेवलेंथ के ऊपर। अब तीसरा सवाल सुनना कैसे बनता है, तीसरा सवाल बनता है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। बेसिकली यहां पर, या ग्राफ से पहले एक चीज और देख ले, यहां पे देख, मैंने बोला कि लेमडा एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तू जानता है तेरे पास जो विजिबल कलर होते हैं, विजिबल कलर होते हैं 7, कौन कौन से, विबग्योर, तू जानता है क्या, विबग्योर। अब बता, इसमें जैसे मैं वॉलेट से रेड की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, ओके। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, उसने क्या बोला, एक बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है, 3 बल्ब के फिलामेंट है, पी क्यू और आर। पी जो है उसमें वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन रेड कलर की करस्पॉन्डिंग आती है, क्यू में जो है वो ग्रीन आती है, और आर में जो है वो वॉयलेट आती है। तो बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है। तो भाई सुनना 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 सुनना, पी जो है वो रेड है, क्यू जो है वो ग्रीन है, और आर जो है वो वॉयलेट है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या यार। तो अपने को चेक करना है, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपके मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख 3 पैटर्न के सवाल हो गए, चौथा पैटर्न देख, चौथा पैटर्न क्या है, यहाँ पे ग्राफ बोलेगा लेमडा एम और टी के बीच में ग्राफ बनाओ। तो देखना भाई, लेमडा एम जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसके बीच में ग्राफ कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। दूसरा ग्राफ तेरे से पूछता है कि भाई साहब तुम जो है वो न्यू एम और टी के बीच में बनाओ। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये अपने मॉड्यूल में भी है। अब न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का पहले रिलेशन चाहिए, कैसे लाए, अपन जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, और ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है तूने। अब लेमडा बराबर क्या होता है, बी अपॉन टी, ये टी यहीं रहेगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहां से देख तेरे पास क्या बना, ये जो न्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, डायरेक्टली डायरेक्टली। तो बेसिकली न्यू और टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार, वैसे एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक ही ग्राफ पूछ सकता है। अब एक सवाल और बनता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बेसिकली आपको यहां पर 2 ग्राफ बना के दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा लेमडा और यहाँ पर लिखा ई लेमडा, ठीक है। एक ग्राफ बना के दिया ये वाला और एक ग्राफ बना के दिया ये वाला, बोला ये T1 है ये T2 है, तो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, T1 बड़ा है T2 बड़ा है। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देख भाई, कि सबसे पहले इनके पीक को देख, ये इसका पीक, ये इसका पीक, ये लेमडा M2, ये लेमडा M1, पता बड़ा कौन है, 1 के 2, बोला। तो जिसका लेमडा ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम, तो T2 क्या हो जाएगा, लेस देन T1। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। तो 4-5 पैटर्न के सवाल मैंने आपको बता दिए, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा अब एक चीज और सुनो, इंटरेस्टिंग बात, क्या कि यार यहां पर बेसिकली ये लेमडा है, आपका ये जो वेवलेंथ है इसके करस्पॉन्डिंग जो एमिशन है वो मैक्सिमम है। अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा हुई, इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई या इससे कम वेवलेंथ हुई, दोनों में एमिशन इस मैक्सिमम से क्या होगा, कम होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। देख सिर्फ इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एमिशन क्या है, मैक्सिमम। अगर वेवलेंथ यहां है या वेवलेंथ यहां है, दोनों में एमिशन क्या होगा, इससे कम होगा। एक बार सवाल पूछा गया था पेपर में, उसने क्या बोला कि भाई साहब एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया था 5760 केल्विन, एग्जैक्ट डेटा यही था 5760 केल्विन। फिर बोला था कि यार ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है। फिर उसने 2 वेवलेंथ दी थी, मतलब एक 400 नैनोमीटर, एक 600 नैनोमीटर। बोल रहा था कि इसके करस्पॉन्डिंग इमिशन U1 है, इसके करस्पॉन्डिंग इमिशन U2 है, और एक वेवलेंथ और दी थी कुछ 500 नैनोमीटर के आसपास।
बोल रहा था कि उसके करस्पॉन्डिंग इमिशन जो है वो U3 है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, U1 बड़ा है, U2 बड़ा है, U3 बड़ा है। तो भैया एक बात सुन, उसने बोला आइडियल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ये है, तो हम जानते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी का करस्पॉन्डिंग इमिशन क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, बोलना यार। तो हम क्या करने वाले थे पता है, सवाल को सॉल्व कैसे करना था, टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो लेमडा एम निकाल ले। लेमडा एम क्या होता है, B/T। तेरे को बी की वैल्यू पता है, तेरे को टी पता है, यहां से लेमडा एम निकल जाएगा। वो लेमडा एम 500 के आसपास ही आता था। मतलब ये जो एमिशन होगा ये मैक्सिमम होगा। अब कोई वेवलेंथ इससे बड़ी होगी, कोई वेवलेंथ इससे बड़ी होगी, उसका एमिशन क्या होगा, इससे कम। और कोई वेवलेंथ इससे छोटी होगी, उसका एमिशन भी क्या होगा, इससे कम। क्या तू समझ पा रहा है यार? यार हाँ ना तो बोल दे यार। तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार पेपर में पूछा हुआ सवाल है, आपके मॉडल की एक्सरसाइज 2 में आपको मिलेगा, पूछा हुआ सवाल है पेपर में, ठीक है। तो इस लाइक हमें ये सवाल ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं, ठीक। ये था हमारे पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जब जब आपको पेपर में वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट करके दिया जाए, तब तब हमेशा आपको याद रखना है कि आपको जो है वो वीन्स लॉ के बारे में सोचना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में भी आपको सवाल मिलते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि जब जब आपको वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट करके दिया जाए, तब तब आपको क्या करना है, वीन्स लॉ के बारे में सोचना है। जैसे मैं आपको एक सवाल और बताऊं, बोलता है कि आपके पास है ना डिस्क है साहब, ठीक है। डिस्क क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, 3 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी है। बोल रहा है एक की वेवलेंथ आपको दी है λ1 कुछ दी है, एक की वेवलेंथ λ2 दी है, तीसरे की वेवलेंथ λ3 दी है, तीनों की वेवलेंथ दी है, ठीक है। बोल रहा है इन तीनों के लिए जो है वो, और इनकी रेडियस भी दी है, R1 R2 R3, ये भी दी है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। बोल रहा है भाई साहब इनके लिए ना MSA पावर का रेशियो बताओ, ठीक है। बोल रहा है 3 आइडियल ब्लैक बॉडी है, तीनों के लिए वेवलेंथ दी है और तीनों के लिए रेडियस दी है। बोल रहा है MSA पार का रेशियो बताओ। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ MSA पार क्या होती है, वो होती है Q/A × T। या MSA पार नहीं, बोल रहा है Q का रेशियो बताओ, Q का रेशियो बताओ, Q1 Q2 Q3 का रेशियो बताओ। मैं जानता हूँ MSA पार क्या होता है, Q/A × T बराबर क्या होता है, सिग्मा T⁴। ऐसा होता है क्या यार? ओके, Q का रेशियो पूछ रहा है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, टाइम कांस्टेंट मान ले, ठीक है। तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा सिग्मा A T⁴। अब सुनना भाई, टाइम को कांस्टेंट मान लिया मैंने, ठीक, टाइम लिख लेता हूँ, टाइम को कांस्टेंट मान लिया। सिग्मा कांस्टेंट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया कितना होता है, 4πr²। अब बात आती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, क्या करें। जब जब वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट करके दिया जाए, क्या सोचेंगे, वीन्स लॉ। तो टेम्परेचर देख, लेमडा क्या होता है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो टी की जगह क्या लिखूं, लेमडा या 1/λ, बोलना क्या बनेगा तेरे पास, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/λ⁴। और एरिया क्या होता है, 4πr²। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² क्या तू समझ पा रहा है क्या यार? और तुझे पता है ये क्वेश्चन तेरे मॉड्यूल के एक्सरसाइज 3 में है, और ये क्वेश्चन एक बार जेई में भी पूछा हुआ है, ठीक है। जेई में उसने डिस्क करके पूछा था, तेरे मॉड्यूल में शायद जो है वो स्फेयर करके पूछा हुआ है। लाइक ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कि तेरे को ध्यान ऐसे रखना है कि यार जब जब क्वेश्चन में वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट करके दिया जाए, हमें क्या सोचना है, वीन्स लॉ। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ये तेरे मॉड्यूल की एक्सरसाइज 3 में सवाल है, ठीक है, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो है सोलर कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सोलर कांस्टेंट क्या है। देखिए सोलर कांस्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सोलर कांस्टेंट की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ बाय सन। दोबारा, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ बाय सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब अर्थ के अगर ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर सन के थ्रू जो एनर्जी गिर रही है, अगर मैं उसको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करूं, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सोलर कांस्टेंट, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
उस ऑब्जेक्ट के लिए सन से जो एनर्जी गिर रही है, उस एनर्जी को अगर मैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और दी जाती है, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर रहेगा तो हम उस एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी का जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा, डेविएशन होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सन के थ्रू जो एनर्जी गिर रही है उसको अगर अर्थ के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर हम लोग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। अब ध्यान से सुने, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि यार हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास सन है, सन का टेम्परेचर हमने डिफाइन किया कैपिटल टी, और मान लीजिए सन का टेम्परेचर डिफाइन किया कैपिटल टी और इसकी रेडियस डिफाइन करी कैपिटल आर। ठीक है, इससे मान लीजिए कि ये स्मॉल डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी डिस्टेंस पर हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसके ऊपर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिर रही है। तो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट, अर्थ के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी गिर रही है, कितनी गिर रही है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि सन कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? और सन को हम लोग क्या मानते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी की जो एमएसए पार होती है वो कितनी होती है, सिग्मा टी की पार 4। एमएसए पार का मतलब क्या होता है, क्यू बाय ए इंटू टी। ठीक है, तो सन के थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। पहले मैं ये लिखता हूं कि एनर्जी एमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो है वो सन कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से Q बाई ए इंटू टी बराबर कितना है, सिग्मा टी की पावर 4। मुझे Q बाई टी चाहिए, तो Q बाई टी के लिए A मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि Q बाई टी बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। सन क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा ऐसे कि Q बाई टी बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। ये क्या है, एनर्जी इमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखो सन कैसा ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इससे एक डायरेक्शन में एनर्जी गिर रही है या सब डायरेक्शन में एनर्जी गिर रही है, जवाब दो भैया। सब डायरेक्शन में एनर्जी गिर रही है, और नॉन यूनिफॉर्मली गिर रही है या यूनिफॉर्मली गिर रही है। तो यार ये सब डायरेक्शन में जो एनर्जी गिर रही है, ठीक है, तो ये सब डायरेक्शन में एनर्जी गिर रही है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो शेप बनेगा वो स्फेरिकल शेप बनेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? भाई सन एक पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से सब डायरेक्शन में एनर्जी गिर रही है, तो अब जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल। तो यार ये जो डी डिस्टेंस है ये स्फेयर की रेडियस की तरह ट्रीट हो रही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां पर अपने को एनर्जी कैलकुलेट करनी है पर यूनिट एरिया, तो ये जो पूरी एनर्जी गिर रही है ये कहां गिर रही है, 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में। तो 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4। तो यूनिट एरिया में जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4, 4 पाई डी स्क्वायर। 4 पाई चला गया, यहां से ये जो टर्म निकल के आती है सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। और जब ये वैल्यू पुट अप करके हम लोग इसको लिखते हैं तो इसका आंसर आता है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिक्स वैल्यू है, हमें ध्यान रखनी होती है। एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था, उसने बोला था जैसे अर्थ के लिए वैल्यू हमें पता है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोला था कि अर्थ के लिए जब डिस्टेंस डी है तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो S1 है, जो आपको पता है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा प्लैनेट है जो अर्थ से d/2 डिस्टेंस पर है, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में d/2 डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो S क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यार? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आकर के हीट ट्रांसफर जो है वो हैंड होता है। ओके, हीट ट्रांसफर में रेडिएशन एंड होता है। अब यहाँ पर एक मोड बचा है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, और ध्यान से सुने, कन्वेक्शन के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है पर एक दो थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं इसके ऊपर, तो वो आपको पता होने चाहिए। क्या सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भैया,
जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन क्या होता है बेसिकली कि यार अगर हम बात करें कंडक्शन, तो कंडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यार इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन विच पार्टिकल वाइब्रेट एट देयर ओन पेस, जहां पे मीडियम के पार्टिकल जो है वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेशन हो रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसा मोड जिसे मीडियम के पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। रेडिएशन में क्या था? मीडियम की नेसेसरली रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी दोगे मतलब मीडियम दोगे तब भी ट्रैवल करेगा और नहीं दोगे तब भी ट्रैवल करेगा। अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिससे मीडियम के पार्टिकल खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं और एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है और आपने क्या किया? आपने इसको ऐसे नीचे से हीटअप करना स्टार्ट किया। तो बताओ, जैसे आप इसको एनर्जी देना शुरू करोगे तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी? टॉप मोस्ट लेयर को या बॉटम मोस्ट लेयर को? ओके, तो यार सबसे बॉटम मोस्ट लेयर को सबसे पहले एनर्जी मिलेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बोलो यार। डेंसिटी कम होगी भाई, सिंपल सी बात है। देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने बचपन में एक लाइन सुनी होगी, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। सुना है कभी? मैं पूछ रहा हूँ, सुना है कभी? बच्चों ने सुना होगा। अरे हॉट एयर बलून, सुना है भाई? हॉट एयर बलून, वो एयर बलून हॉट होता है। क्यों होता है हॉट? मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, ध्यान से देखें। तो टेम्परेचर बढ़ाया, डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई तो वो लेयर, ये लेयर क्या हुआ? हल्की हुई। हल्की हुई तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगी। ठीक है, हल्की हुई तो जाएगी, कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अब जो ऊपर वाली लेयर है उसको तो हमने कोई एनर्जी नहीं दी, उसका टेम्परेचर क्या है? रिलेटिवली ज्यादा है। मतलब वो मतलब उसका टेम्परेचर क्या है? रिलेटिवली कम है, तो वो क्या है? रिलेटिवली भारी है। रिलेटिवली भारी है तो वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर गर्म लेयर ऊपर जाती है और ठंडी लेयर क्या आती है? नीचे आती है। तो मीडियम में पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो लोअर डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं वो ऊपर जाते हैं और हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल जो है वो नीचे आते हैं और सिस्टम में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। मतलब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट जो है वो प्रोपेगेट कर रही है। अच्छा भाई, यहां पर पार्टिकल खुद मूव कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम के पार्टिकल खुद अपना प्लेस चेंज करते हैं और एनर्जी क्या करती है? प्रोपेगेट करती है। अच्छा, और सुनिए अब इसके बारे में। बेसिकली जो कन्वेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, एक बात और पहले सुन लीजिए कि यार यहाँ पर पार्टिकल क्यों जा रहे हैं? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं। हल्के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, भारी पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, मतलब हल्का और भारी वाला हिसाब है। ठीक है, तो बेसिकली जो कन्वेक्शन है वो एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हल्के पार्टिकल जो है और भारी पार्टिकल अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। तो एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके लिए ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी, ठीक है, मतलब जहां जहां ग्रेविटी नहीं होगी वहां वहां कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, तो स्पेस में ग्रेविटी होती है या नहीं होती? बोलो यार। तो इसका मतलब वहां कन्वेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, उसके लिए हम फ्री फॉल बोलते हैं, ग्रेविटी नहीं होगी तो वहां भी कन्वेक्शन नहीं होगा। तो जहां जहां ग्रेविटी नहीं है वहां वहां कन्वेक्शन नहीं होगा। अच्छा, कन्वेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है? जहां पर ये मूवमेंट अपने आप हो, लाइक हमें कुछ नहीं करना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया मतलब गोवा टाइप, गुड, गोवा। ठीक है, कोस्टल एरिया, यही उम्मीद थी मुझे। ध्यान से सुने। तो जो कोस्टल एरिया होता है उसमें क्या होता है कि जैसे यार एक तो हमारे पास वहां पर ग्राउंड होता है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे वाटर होता है। तो अब सन रेज गिर रही हैं, दोनों पे गिर रही हैं, ग्राउंड पे भी गिर रही हैं और वाटर पे भी गिर रही हैं। तो अब पहले कौन गर्म होगा? ग्राउंड के वाटर? बोलो। जल्दी कौन गर्म होगा? पानी के जमीन? पानी के जमीन? अरे ग्राउंड के वाटर? जोर से बोलो मेरे भाई। ग्राउंड। ओके, पहले कौन गर्म होगा? ग्राउंड। ऑफ कोर्स पहले ग्राउंड गर्म होगा भैया, इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ा ना है। तुम लोग गोवा के ख्यालों से बाहर आओ, ग्राउंड वाटर पे फोकस करो। तो बेसिकली यहाँ पर जल्दी कौन गर्म होगा? ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर जैसे सनरेज गिरेंगी तो पहले ग्राउंड गर्म होगा। अब जैसे ग्राउंड गर्म हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर इसके आसपास की जो लेयर्स है वो गर्म होगी। गर्म होगी तो उनकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी।
पानी अभी गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ के आसपास की लेयर्स क्या है, ठंडी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ठंडी लेयर्स है या वो ठंडी जो हवा है वो क्या आएगी इस जगह को, मतलब जैसे यहाँ से जो एयर की लेयर्स थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो इसका प्लेस लेने के लिए यहाँ से ठंडी हवा जो है वो वाटर से ग्राउंड की तरफ फ्लो होगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं यार? ओके। और शाम के टाइम क्या होता है भाई, जो जल्दी गर्म हुआ है वो ठंडा भी जल्दी होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। ठीक है, जो जल्दी गर्म हुआ है वो जल्दी ठंडा भी हुआ। तो बेसिकली शाम के टाइम कहानी उल्टी हो जाती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? अब यहाँ पर ये एयर को हम धक्का मार के ले जा रहे हैं या खुद चल रही है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है। फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे अपने घर के किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है, अपने घर के किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है, देखा आप लोगों ने? ठीक है, तो उस एग्जॉस्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट क्यों लगा होता है? गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, तो गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए आज हमने एक नया अरेंजमेंट किया है, एग्जॉस्ट लगाया है। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन? ये फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल है। तो बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन में एयर जो है वो अपने आप चल रही है, और फोर्स कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, सिस्टम में हमको मूव करना पड़ा, मतलब कुछ एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए इसके। अच्छा, इसके बाद एक स्टेटमेंट होता है जो हीटिंग है, हीटिंग हीटिंग हमेशा बॉटम टू टॉप की जाती है, और जो कूलिंग होती है, कूलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। ऐसा क्यों होता है? ये स्टेटमेंट है, करेक्ट है, हीटिंग हमेशा बॉटम टू टॉप होती है और कूलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। पर ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो मैं कन्वेक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसमें डेंसिटी डेंसिटी चल रही है तो वो तो होगा ही सही। पर ऐसा क्यों हुआ? ओके, हीटिंग हमेशा बॉटम टू टॉप होती है, कारण सुने भैया इसका। देखो यार, हमने बोला मुझे मान लो हीटिंग करनी है, हीटिंग हीटिंग मतलब मुझे क्या करना है, ठंडा करना है, गर्म करना है? जवाब देना पड़ेगा, ठंडा करना है, गर्म करना है। तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा इसको। मुझे हीटिंग करनी है, हीटिंग करनी है मतलब ठंडा करना है, गर्म करना है? गुड, गर्म करना है। तो भैया यहां पर दो लेयर्स हैं, एक बॉटम मोस्ट एक टॉप मोस्ट। भारी कौन है, जो नीचे है या जो ऊपर है? नीचे। जो नीचे है वो भारी है, भारी है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर कम है। जो ऊपर है वो हल्की है, हल्की है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, मतलब उसका टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा है। तुम गर्म पहले किसको करना चाहोगे, जो रिलेटिवली गर्म है या जो रिलेटिवली ठंडा है? जो रिलेटिवली ठंडा है उसको तो गर्म करेंगे ना भाई। तो इसका मतलब कि यार नीचे वाली लेयर जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम है उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए पहले नीचे वाला सेक्शन गर्म होता है। तो हीटिंग हमेशा कहाँ होती है, बॉटम टू टॉप होती है। और कूलिंग में कहानी उल्टी हो जाती है कि आप ठंडा पहले किसको करना चाहेंगे, जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा है। तो कूलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। अब आप प्रैक्टिकली इसको सुने, जैसे हमारे घर में फ्रीजर होता है, फ्रीजर, फ्रिज होता है, फ्रिज, फ्रिज में एक फ्रीजर होता है, ठीक है, जिसमें बर्फ जमती है। अब बर्फ कैसे जमती है कि एक आइस क्यूब की ट्रे होती है, ठीक है, उसको हम फ्रीजर में रख देते हैं, बर्फ जम जाती है। ठीक है, अब मान लो कि आइस क्यूब की ट्रे में पूरी आइस को जमने में आधा घंटा लगता है। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने जो है मान लो फ्रीजर में रखा उसको और 15 मिनट बाद बाहर निकाल लिया। तुम ऑब्जर्व करोगे 15 मिनट बाद अगर तुम उसको बाहर निकालो तो पूरी बर्फ, सॉलिड बर्फ तो नहीं जमती है, ऊपर एक कच्ची सी लेयर जम जाती है, देखा तुम लोगों ने? उसको फोड़ दो, अंदर पानी होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्यों होता है? क्योंकि यार ऊपर तो कूल हो गया था पर नीचे की तरफ कूल नहीं हुआ था। तो कूलिंग कहां से हो रही है, टॉप से बॉटम। आप समझ पा रहे हैं क्या यार? और हीटिंग कहां से होती है, बॉटम से टॉप। प्रैक्टिकली फील करके देखो, तुम एक कंटेनर रखो पानी का गैस के ऊपर, उसमें आग लगाओ, उसको गर्म करो। ठीक है, गर्म करने के बाद जैसे मान लो उसको पूरी तरह से गर्म होने में जैसे मान लो आधा घंटा लगता है, तुमने 5 मिनट बाद उसको उतार लिया तो ऊपर का पानी तो रिलेटिवली ठंडा ही लगेगा। तुम उसको ग्लास में डालो, नीचे का पानी रिलेटिवली गर्म होगा। कभी ऑब्जर्व करके देखना, ऐसा होता है। ठीक है, तो हीटिंग हमेशा जो है वो क्या होती है, वो बॉटम टू टॉप होती है, और कूलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आकर के आपका हीट ट्रांसफर जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चैप्टर के नाम से समझ में आता है कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रिसाइजली गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो गैसेस दो टाइप की होती है, एक तो होती है रियल गैसेस और एक होती है आइडियल गैसेस। नेचर में
प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है, पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो सब आइडियल पढ़ते हैं, हम लोग रियल की बात ही नहीं करते, क्योंकि मतलब वैसे तो सारी गैसेस रियल हैं, पर हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो सब जो है वो आइडियल गैसेस के लिए करते हैं, मतलब गैस को आइडियल मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो प्रिसाइजली आइडियल गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी, उनके गैस लॉ, उनका मिक्सचर, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखिए, इंटरनल एनर्जी का मतलब जो है किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी। अब सिस्टम अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करता है? बेसिकली सिस्टम जो अपने अंदर एनर्जी दो टाइप से स्टोर करता है। कौन कौन दो टाइप? एक तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मोशन पे। भाई सारे एटम अपने प्लेस से क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका वाइब्रेशन ऐसा ही रहेगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बोलो यार। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं क्या यार? और मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल, काइनेटिक? काइनेटिक। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे? जैसे मान लो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, मान लो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब क्या होगा कि यार इस मॉलिक्यूल को बाकी के मॉलिक्यूल अपनी तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स से बांध के रखे होंगे क्या यार? यार हाँ ना तो बोल रहे यार। तो अगर मुझे इसको यहां से फ्री कराना है तो अपने आप फ्री हो जाएगा या एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो यार। एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसने अपनी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी को मेंटेन करके रखा हुआ है, और इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब एक बात बताओ, जितना इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा क्या उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितना इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे, बट उसके नेगेटिव पे। नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स को जोड़ दो, पर उसके नेगेटिव डिपेंड करती है। नेगेटिव पे क्यों करती है, कोई बता सकता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, बाउंडेड स्टेट टाइप्स। चलो लेट इट बी। इधर सुनो, नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव साइन ये इंटरप्रेट कर रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो बाउंडेड स्टेट में। याद करो, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ी है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एस स्क्वायर, कुछ याद आता है सर? अरे बोलो यार। माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सिस्टम जो है बाउंडेड स्टेट में। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या यार? तो ऐसे ही ये मॉलिक्यूल बंधा हुआ है ना बाउंडेड स्टेट में ना, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिखने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? गुड। गैस में हम लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब गैस को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं, एक तो मैं लिख रहा हूं यहां पर रियल गैस, और एक मैं लिख रहा हूं आइडियल गैस। तू लॉजिकली सोच के बता, पहले तू बता फिर मैं समझाऊंगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा किसमें होंगे, रियल गैस में या आइडियल गैस में? बोलो। रियल गैस में। रिलेटिव टर्म है भाई, जो गैस है गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 है। अब उसमें गैस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक रियल और एक आइडियल। तो ऑफ कोर्स आइडियल में 0 होंगे, क्योंकि आइडियल तो आइडियल है ना। इट्स लाइक जैसे मैंने बोला एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कितना होता है? बोलो। अरे स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कितना होता है? डरा मत करो भाई, आराम से बोला करो, तुम सही हो, घबराओ मत, ठीक है, तुम सही हो। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कितना होता है? गुड। अब मैंने बोला एक स्मूथ सरफेस है और एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन किस पे 0 मानेगा, स्मूथ या परफेक्टली स्मूथ? गुड। तो एक गैस है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 है। एक गैस है और एक परफेक्टली आइडियल गैस है, तो 0 किस में मानेगा, गैस में या परफेक्टली आइडियल? वही कहानी है, ठीक है, कि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। बेसिकली आइडियल गैस जैसा कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। हमारे पास गैसेस रियल होती है, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। अगर उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को 0 कर दिया जाए, 0 कैसे करेंगे? देख, कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, अगर मैं इनका सेपरेशन बहुत बढ़ा दूं तो इसका मतलब फोर्स बहुत बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा?
बहुत कम हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो गैस क्या बन जाती है, आइडियल गैस बन जाती है। तो आइडियल गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने मानेंगे, 0। ठीक है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने मानते हैं, 0। ओके, अब मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स या उसका नेगेटिव, बोलो यार। तो बता सबसे अलग किसमें होगी, सॉलिड में या आइडियल गैस में। देखो भाई कि मान लो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स 8 है, इसके 7 है, इसके 6 है, और इसके मतलब इसके 3 है और इसके 0 है। तो इसकी पोटेंशियल कितनी लिखूंगा, 8 की -8, 7 की -7, 3 के -3, 0 के -0, 0 तो 0 रहता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, आइडियल गैस की। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिखने जाऊंगा तो सबसे कम सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर रियल गैस, और फिर आइडियल गैस। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, बट स्टिल क्या है, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि बाकी सबकी क्या है, नेगेटिव। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है यार। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल है काइनेटिक, काइनेटिक। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर रहेगा वही आपका क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर। ये हमेशा वैलिड है या कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी पे, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में आते हैं कुछ छोटे छोटे से नोटेशंस। ठीक है, मैं पहले आपको नोटेशन समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे से नोटेशन है। क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बेसिकली वन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब होता है टोटल मास। फिर हम लिखते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल्स। फिर हम लिखते हैं एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। इसका मतलब क्या होता है, ये तो इसका नाम होता है मॉलिक्यूलर वेट। मतलब क्या होता है इसका, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, मास ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल। तो बोला करो ना भाई, तुम्हें पता है, तुम गलत नहीं हो। माना कि तुमने पढ़ाई नहीं की है पर फिर भी तुम्हें पता है, घबराओ मत, मैं तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी, समझ में आ रहा सर हमको। ओके, मास ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल। फिर हम लिखते हैं एनए। एनए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। समझ पा रहे हैं आप, ओके गुड। 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ऐसा होता है। ओके, अब ध्यान सुनना कि मान ले एक मॉलिक्यूल का मास 1 ग्राम है और कंटेनर में टोटल 100 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल मास कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 100। अरे भाई, एक चॉकलेट की कॉस्ट 1 रुपए है तो 10 की कॉस्ट कितनी होगी, 1 × 10 या 1 ÷ 10। तो देखा, तुम इंटेलिजेंट हो, जवाब दिया करो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। गुड। तो यानी इसका मतलब अगर मुझे कैपिटल एम टोटल मास लिखना हो तो स्मॉल एम इंटू एन ऐसा लिखा जा सकता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार। ओके, तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एन। उसके बाद अगर मुझे एम डब्ल्यू लिखना हो तो एम डब्ल्यू किसका मास है, टोटल मास है या एक मोल का मास है। तो स्मॉल एम इंटू क्या लिखू, एन या एन ए, एन ए। उसके बाद अब उसके बाद छोटी छोटी टर्म है हमारे पास, होता है मोल। मोल क्या होता है, बताओ यार, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो एम अपॉन एम डब्ल्यू, देखा तुमको पता है। एम, ये एम क्या है, एक का मास या टोटल मास, बोलो। चल बक, टोटल मास, नालायक। ये टोटल मास होता है अपॉन मोलर मास। तो ये कैपिटल एम जो है वो टोटल मास है। कैपिटल एम को हम लोग स्मॉल एम इंटू एन लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा स्मॉल एम इंटू एन। एम डब्ल्यू को लिखा स्मॉल एम इंटू एन ए। तो एम से एम चला गया, मोल का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, एन अपॉन एन ए, याद आता है आप लोग को। गुड। सर क्या नाम में फॉर्मूला पढ़ा है सर, ये थोड़ी ना सोचा था कि ऐसे आता है सर। ओके, इधर देखें। फिर हमारे पास आता है एक नेक्स्ट कांस्टेंट आता है केबी। इस केबी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻, बोलो बोलो, -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है आर। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 3 वैल्यू होती है। 3 वैल्यू कौन सी होती है, सबसे पहले होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरी होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।
तीसरी होती है हमारे पास 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देख, अगर मैं Na, अच्छा ये R की वैल्यू जो है ना 28.314, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 25/3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, लाइक कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप लोग ये मान सकते हैं। अब एक मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं Na और Kb को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है R। Na क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, Kb क्या है 10⁻⁻23, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 8.314 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। तो Na इंटू Kb होता है R। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत काम आता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ध्यान से सुनिएगा, डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास टोटल मास है। ठीक है, इस टोटल मास को हम लोग लिखते हैं स्मॉल m इंटू एन अपॉन वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ये स्मॉल n क्या है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी लिखना था n अपॉन वॉल्यूम से, दैट इज व्हाई मैंने मोल को म्यू से लिखा है। अदरवाइज केमिस्ट्री में हम लोग मोल को स्मॉल n से लिखते हैं, समझ रहे हैं आप, पर n यहाँ पर कुछ और काम आता है। ऐसे अगर मैं अब एनर्जी में वॉल्यूम डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास बन जाता है एनर्जी डेंसिटी ईवी। ठीक है भाई, किसी भी टर्म में वॉल्यूम डिवाइड कर दो वो उसकी डेंसिटी बन जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। एनर्जी में वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, एनर्जी डेंसिटी। अब ये पूरे चैप्टर में हमें कहीं ना कहीं चीजें काम आती रहेंगी, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा फिर इसको। ठीक है, इनमें से कुछ देखने मतलब लिखने लायक लगता है तो देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं तो अगर इनमें से कुछ लिखने लायक लगता है तुमको तो लिख लो, बाकी नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं बचपन से अच्छी तरीके से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर म्यू आर टी। पीवी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी। हम लोग मोल को म्यू से लिखेंगे क्योंकि एन क्या है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुने, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी बराबर म्यू आर टी। देखिए मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अगर आपको थर्मल में सब कुछ आता है, सब कुछ, और फिर भी आपका सवाल गलत होता है, तो दो ही कारण है, या तो आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं या आप यूनिट्स में गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको यूनिट्स के बारे में यहाँ पे बात बता दूं, क्या कि अगर आप प्रेशर जो है वो पास्कल में रखते हैं, एक पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 टू, एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो 10 की बार 0 बोल देते ना भाई। अगर प्रेशर पास्कल में हो तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लिखा जाता है मीटर क्यूब में। उस समय आर की जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अप्रोक्सीमेटली इसको 25/3 भी लिख सकते हैं, और टेम्परेचर जाता है केल्विन में। बट अगर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक में है तो वॉल्यूम जाता है लीटर में। आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर यहां भी किसमें लिखा जाता है, केल्विन में। नोटिस करने वाली बात क्या है, ये यूनिट सिस्टम आपने केमिस्ट्री में काफी यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात ये है कि जब आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, जो टेम्परेचर है वो जाएगा भी केल्विन में और आएगा भी केल्विन में। मतलब अगर आप इस टेम्परेचर में, इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर रख रहे हो तो केल्विन में ही जाएगा, अगर इससे टेम्परेचर निकाल रहे हो तो केल्विन में ही वापस आएगा। ठीक है, तो जाएगा भी केल्विन और आएगा भी केल्विन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। मैं लिखा पीवी बराबर म्यू आर टी। म्यू को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू आर टी। ठीक है, म्यू का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था अभी, एन अपॉन एन ए बताया था, आर टी। अब ध्यान से देख, मैं तेरे को बताया अभी एन ए इंटू के बी कितना है, आर। तो अगर मैं इस एन ए को नीचे उतार लूं तो आर अपॉन एन ए कितना बनेगा, के बी। तो यहां से देख आर अपॉन एन ए कितना बन गया, के बी। तो तेरे पास क्या बना, पीवी बराबर एन इंटू के बी इंटू टी, एक फॉर्म। अब ध्यान से देख, अगर मैं वॉल्यूम को नीचे उतार लूं तो तेरे पास क्या बनेगा, P बराबर एन अपॉन वी इंटू के बी इंटू टी। एन अपॉन वी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। तेरे पास क्या बना, P बराबर एन इंटू के बी इंटू टी, दूसरी फॉर्म। ठीक है, और देख मैंने यहां पर लिखा, मान ले पीवी बराबर एम अपॉन एम डब्ल्यू इंटू आर टी। एम डब्ल्यू को थोड़ा सा साइड में खिसका रहा हूं, तेरे पास क्या बनेगा, एम आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। अब वॉल्यूम को नीचे उतार रहा हूं, तेरे पास क्या बनेगा, पी बराबर
m अपॉन v एंड RT अपॉन mw, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तेरे पास क्या बना, P बराबर रो RT अपॉन mw, एक और फॉर्म। ठीक है, अब mw क्या लिख सकता है, स्मॉल m इंटू Na, तो तेरे पास यहां से क्या बनेगा, P बराबर रो RT स्मॉल m इंटू Na। ध्यान से देख, जो R अपॉन N है वो क्या बनता है, KB। तेरे पास क्या बना, रो KBT अपॉन स्मॉल m, ये एक और फॉर्म आ गई। तो 1 2 3 4 और 5, 5 फॉर्म है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, नोटेशन इसलिए बताए थे स्टार्टिंग में ताकि आप कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो लाइक आप इजीली यूज कर सकते हैं। बाकी सब मुझे पता है आपके पास लिखा हुआ होगा, आप प्लीज ये 2 लाइन लिख लीजिए, ये आई थिंक आपके पास शायद नहीं लिखी होगी। ठीक है, फोन बंद करें भाई प्लीज, कंपनी के मैसेज, कृपया रिचार्ज कराएं। ओके, इधर देखिए भाई सब लोग इधर, कि ध्यान से देखें तो यहां पर ये हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग जो है हम इक्वेशंस यूज करते हैं, बस यूनिट्स का खास ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान से सुने कि यहां पर हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट या इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। मतलब अगर हम किसी गैस को आइडियल गैस मान रहे हैं तो उसमें से क्या खास बात है कि हम उसे आइडियल गैस मान रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है और वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब कि वो डिफॉर्म नहीं करते। दूसरा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स 0 रहता है, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तीसरा पॉइंट, इनके मॉलिक्यूल का मास जो होता है, मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। हम जानते हैं ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, तुम लोग जानते हो। ओके, देखा तुम लोगों ने पढ़ाई करी है। तो तो मास क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो भी क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात करें जो गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मतलब होता है कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, जिसका जो मन करेगा वो वहां जा रहा है। क्यों, क्योंकि भैया अगर जैसे मान लो कोई अट्रैक्शन फोर्स है तो गैस का मॉलिक्यूल, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है वो उधर जा रहा है, दूसरा तो खींचेगा नहीं, मत जा। पर यार कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, इसका मन कर रहा है इधर जा, तो बोलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उधर जाऊंगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार। तो लाइक रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम का मतलब होता है कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपस में कोलिजन करते हैं। ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो भिड़ गए, कोलिजन हो गया। तो एक कोलिजन जो करते हैं, ये कोलिजन क्या होता है, कंप्लीटली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट इज वाई सिस्टम में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, ओके। अब क्योंकि गैस, अच्छा मान लीजिए गैस है, मान लीजिए गैस है, गैस का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास, दूर दूर, या बहुत दूर दूर, बोलो। ओके, बहुत दूर दूर। ठीक है, मान लीजिए मुझे गैस से लिक्विड स्टेट में लाना है, तो क्या मॉलिक्यूल को पास लाना पड़ेगा क्या यार, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उतनी ही रख रहे हैं, कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली फोर्सेस बढ़ जाएंगे, पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, उसमें फोर्सेस नहीं होते। तो दैट इज वाई ना तो आप उनको लिक्विफाई कर सकते हो, ना ही आप उनको सॉलिडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स है। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, हम लोग गैस के लिए बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है इट इज द अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन मूव फ्रीली, मतलब कि वो अवेलेबल स्पेस जिसमें गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सके। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब मान लो गेट खोल के पहला मॉलिक्यूल एंटर हुआ, उसने देखा पूरा कंटेनर खाली है, अपन कहीं भी घूम सकते हैं, तो उसके लिए अवेलेबल स्पेस क्या है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। दूसरा मॉलिक्यूल एंटर हुआ,
उसने देखा एक मॉलिक्यूल है पर उसने बहुत नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो दूसरे के लिए भी जो अवेलेबल स्पेस है वो क्या है, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। ऐसे कितने भी मॉलिक्यूल आ जाएं, सबके लिए जो अवेलेबल स्पेस होगा वो अप्रोक्सीमेटली कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि हमेशा और हमेशा हम लोग जब गैस का वॉल्यूम लिख रहे हैं तो गैस के लिए जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो एवरी टाइम लिख लीजिए एक लाइन कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एवरी टाइम, जब तक आप कंटेनर चेंज नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो गैस के लिए मैं जब भी आपसे बोलूं गैस के लिए गैस का वॉल्यूम खुद का वॉल्यूम या कंटेनर का वॉल्यूम, तो जवाब निकलना चाहिए कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब एक सवाल लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लीज। इन एन ओपन कंटेनर, मैं नहीं लिखवाता ये सवाल और तूने अच्छा नहीं किया। इन एन ओपन कंटेनर, in an open container a gas is filled, in an open container a gas is filled at 27 degrees centigrade temperature. In an open container a gas is filled at 27 degrees centigrade temperature. When temperature becomes capital T, when temperature becomes capital T, then 1/4 of the gas leaks out. 1/4 of the gas leaks out. Find T. आपको T फाइंड करना है। ओके, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज सब लोग इधर। देखो यार, आज के बाद आपको कभी भी अगर कोई गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करे, कभी भी गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करे, तो आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, पीवी बराबर म्यू आर टी। हमेशा ध्यान रखिएगा, गैस के लिए जब भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात की जा रही है एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, पीवी बराबर म्यू आर टी। ओके, आप देख ध्यान से सुन भाई। सबसे पहले उसने बोला ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर का मतलब क्या है? ओपन कंटेनर का मतलब ये है कि यार सिस्टम में ढक्कन खुला हुआ है। ढक्कन खुला हुआ है मतलब कि यार हर पॉइंट पे कौन काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोले तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। गैस के लिए गैस का वॉल्यूम खुद का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम? हमने कंटेनर बदला है या वही रखा है? तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। आर हमेशा से कांस्टेंट था, तो म्यू इंटू टी क्या है? कांस्टेंट। यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं यहां पे लिखता हूं म्यू वन बाय म्यू टू बराबर व्हाट? टी टू बाय टी वन। अब देख सुनना भाई, मैंने मान लिया लेट म्यू वन बराबर म्यू, इनिशियल क्वांटिटी जो है वो म्यू है। अब उसने बोला 1/4 गैस लीक कर गई, तो म्यू टू कितना लिखूंगा? म्यू बाय 4। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ये गलत जवाब है। देख भाई, जब मैं पीवी बराबर म्यू आर टी लिखता हूं तो जो म्यू होता है ना वो कंटेनर के अंदर अवेलेबल मोल होते हैं। आप सोचो 1/4 गैस जो लीक कर गई वो तो बाहर चली गई ना, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट करा, मतलब मैं इस कंटेनर को स्टडी कर रहा हूं, तो जो मोल लिए जाएंगे वो इस कंटेनर के अंदर अवेलेबल मोल होंगे, ना कि जो बाहर निकल गए वो वाले मोल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? हमेशा ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन से आप लोग जो म्यू निकाल रहे हैं या फिर इस इक्वेशन से आप लोग मान लीजिए जो मास निकाल रहे हैं वो हमेशा कंटेनर के अंदर अवेलेबल वाला आएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या यार? ओके, तो जो म्यू टू लिखा जाएगा दैट वुड बी म्यू माइनस म्यू बाय 4 बिकम्स 3 म्यू बाय 4। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली दो बातें थी, ओपन कंटेनर मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और जो म्यू लिखते हैं वो हमेशा अवेलेबल क्वांटिटी लिखते हैं। अब बस कहानी खत्म। म्यू वन म्यू, म्यू टू 3 म्यू बाय 4, टी टू अपने को पता नहीं है, टी वन दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 ऐसे ही रखेंगे या कन्वर्ट करेंगे? दैट इज व्हाट 300 केल्विन। म्यू से म्यू चला गया, सॉल्व करेंगे आपके पास टी आएगा 400 केल्विन। अभी मेरी बात सुनिए, पता है ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसके ऑप्शन में पहला आंसर जो होता है वो होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, पर हमारा आंसर है 400 केल्विन। चारों ऑप्शन अगर सेंटीग्रेड में दिए हो तो जो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या यार? ठीक है, ये लिख लीजिए। एक सवाल और लिख लीजिए, वो कल कर लेंगे हम लोग, बस कल पता रहेगा ना कहां से शुरू करना है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a gas, at constant volume pressure of a gas is increased by
is increased by 0.5%. At constant volume, pressure of a gas is increased by 0.5%, while temperature is increased by 2 degrees centigrade. Find initial temperature of the gas. Find initial temperature of the gas. ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे. केटी चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको जल्दी एंड करके फिर हम थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, हीट ट्रांसफर का मॉड्यूल जरूर से कर लीजिएगा. आप कितना ही थ्योरी पढ़ लें, जब तक मॉड्यूल नहीं करते तब कोई फायदा है नहीं. तो हीट ट्रांसफर का मॉड्यूल जरूर से कर लीजिएगा. ठीक, थैंक यू.